हेलो बच्चों, देखो हमारी जो सीरीज़ है 5000 प्लस एमसीक्यूज की, इसी को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। इसके मैंने बहुत से पार्ट्स अपलोड कर दिए, अलग से प्लेलिस्ट है 5000 प्लस एमसीक्यूज के नाम से, है ना बच्चों। तो जिसमें 100 प्लस वीडियोज़ है वो वाली, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स के लिए। अलग अलग तुम्हारे स्टेट में भी फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होते रहते हैं, सेंट्रल लेवल पे भी आपकी वैकेंसी आती रहती है, सभी के लिए बच्चों ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बाकी कोई रिवीजन के लिए इसका पीडीएफ चाहिए, टेस्ट सीरीज की चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, तो फार्मा एमसीक्यू ऐप अवेलेबल है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है बच्चों। तो ऐप पे विजिट कीजिएगा, है ना। तो यहाँ इसमें ना हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए, 8850 तक के क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे। तो नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस लेके आई हूँ आज के वीडियो में, है ना। जो भी आपको पीवाईक्यू के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है वो इस एक सीरीज़ में कंबाइन करने हैं मेरे को, ठीक है। तो सारे के सारे पीवाईक्यू आपको इसी एक सीरीज़ में प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। तो क्यों आपने देखा ही है बच्चों हमारे पीवाईक्यू कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। चलो भाई ठीक है, अभी देख लेते हैं हम इसमें कैसे क्या क्वेश्चंस हमने इंक्लूड करे। बिना देरी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। देखिए, व्हेन प्रिपेयरिंग अ पेस्ट इंटेंडेड टू डिलीवर मेडिकेशंस ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड विच बेस प्रोवाइड द स्लोएस्ट ड्रग रिलीज होगा। कौन सा बेस यूज़ करेंगे जिसमें कि ड्रग का रिलीज स्लो हो। एंड लॉन्गेस्ट कॉन्टैक्ट विद द स्किन, बताओ कौन सा बेस है जिसमें ड्रग का रिलीज स्लो होगा और लॉन्गेस्ट कॉन्टैक्ट विद द स्किन। कह रहे ओलिजिनस बेस होगा विद हाई विस्कोसिटी, हाइड्रोफिलिक बेस होगा विद लो विस्कोसिटी, इमल्शन बेस होगा विद इंटरमीडिएट विस्कोसिटी, या वाटर सोल्यूबल बेस विद फास्ट ड्रग रिलीज। देखो यहाँ पर देखो फास्ट, इन्होंने तो बोला ये ड्रग का रिलीज स्लो, है ना। तो ये ऑप्शन जो है ओलिजिनस बेस हमारे होते हैं विद हाई विस्कोसिटी बच्चों। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन 1 करेक्ट है। ओलिजिनस बेस को हाइड्रोकार्बन बेस भी कहते हैं, जैसे कि पेट्रोलेटम आते हैं इसमें। करेक्टराइज बाय देयर, इनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। इनएबिलिटी टू वॉश ऑफ विद वाटर, से ये वॉश नहीं होते हैं। और एक्सीलेंट ओक्लूज, ये ओक्लूसिव होते हैं, है ना, बिकॉज ये हाइड्रोफोबिक होती है। प्रोवाइड अ थिक बैरियर, दे प्रोवाइड द लॉन्गेस्ट कॉन्टैक्ट विद द स्किन और स्लोवेस्ट रेट ऑफ ड्रग रिलीज। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच टर्म डिस्क्राइब मॉलिक्यूल्स दैट रिड्यूस सरफेस टेंशन इन लिक्विड। तो सरफेस टेंशन को कम कराने वाले क्या कहोगे, जो सरफेस टेंशन को कम कराते हैं। कह रहे प्रेशर एक्टिव एजेंट्स होते हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं, सोल्यूबल एक्टिव या सॉलिड एक्टिव। भाई ये आपके सरफेस एक्टिव एजेंट होते हैं ना, जो कि क्या करते हैं बच्चों, सरफेस टेंशन को कम करा देते हैं। ओके, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिफ्रेंशिएट, किस किस के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है तुमने, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के बीच में और हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस के बीच में कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट डिफ्रेंशिएट कर रहा है। ऑब्स्ट्रक्टिव और हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस को डिफ्रेंशिएट करना है बच्चों। कह रहा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस इज कॉज्ड बाय ब्लॉकेज ऑफ बाइल फ्लो। भाई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है ना, ब्लॉकेज हो गया बाइल फ्लो में, बिल्कुल सही है। और जो हिपैटोसेलर जॉन्डिस है ना, हिपैटो मतलब कि लीवर, है ना, तो लीवर की सेल डैमेज होने की वजह से जो जॉन्डिस है वो हिपैटोसेलर जॉन्डिस है। देखो दोनों मतलब कि फर्स्ट वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, ये डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है अच्छे से। नेक्स्ट देखो डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहे बोथ आर टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस इन ओनली न्यूबॉर्न, बोथ आर ड्यू टू इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस ऑलवेज कॉज बाय वायरल वाइल हिपैटोसेलर इज नॉट, है ना। तो आंसर तो हमारा ऑप्शन 1 ही हो गया। अब देखो कुछ लिखा हुआ थोड़ा सा पढ़ लो। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जो होता है बच्चों, है ना, ऑब्स्ट्रक्शन जिसमें आई है, ब्लॉकेज हो गया बाइल फ्लो में, तो इसमें इसको ना पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस भी बोलते हैं। अगर व्हेन देयर इज फिजिकल ब्लॉकेज होता है बाइल डक्ट में, जैसे कि गाल स्टोन या फिर ट्यूमर की वजह से, दैट प्रिवेंट, जिससे क्या होता है बच्चों, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो होता है ना फ्रॉम फ्लोइंग फ्रॉम लीवर से स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो इसका फ्लो हो रहा था कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का, ये प्रिवेंट हो जाता है ना। और बाकी जो हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस होता है, हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस को हिपैटिक जॉन्डिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, लीवर की सेल्स डैमेज हो जाती हैं। लीवर्स की सेल्स को आप हिपैटोसाइट्स बोलते हो। हिपैटोसाइट के डैमेज होने की वजह से होता है। ऑफन ड्यू टू कंडीशन लाइक हिपेटाइटिस सिरहोसिस के केस में विच इम्पेयर द लीवर्स एबिलिटी टू प्रोसेस एंड एक्सक्रीट बिलिरुबिन। ओके, और ये तो हो गए तुम्हारा हिपैटोसेलुलर पोस्ट हिपैटिक। एक प्री हिपैटिक जॉन्डिस होता है,
है ना, जिसमें क्या होती है हमारे आरबीसीज के डिस्ट्रक्शन की वजह से, हीमोलिसिस की वजह से, हीमोलिटिक जॉन्डिस या प्रीहिपैटिक। तो ध्यान रखना, पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस हो गया ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, प्री हिपैटिक जॉन्डिस हो गया हीमोलिटिक जॉन्डिस, और एक आपका हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस होता है। तीनों के बारे में याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन बना हुआ है तो आपको आना चाहिए। कह रहे विच ऑर्गन इज प्राइमरली अफेक्टेड ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन इन द ह्यूमंस। बताइए ट्यूबरक्लोसिस में कौन सा ऑर्गन अफेक्ट हो रहा है, इंटेस्टाइन, लंग्स, लीवर या किडनी। तो भाई हमारे लंग्स अफेक्ट होते हैं ना, तो ऑप्शन आपका सिंपल सा 2 करेक्ट है। फॉलोइंग सिस्टम इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग विद पुअर एक्वा सोल्युबिलिटी। भाई एक्वा सोल्युबिलिटी बहुत ही पुअर है और आपने क्या करना है, ड्रग को ओरली एडमिनिस्टर करना है। बताओ कौन सा सिस्टम स्पेसिफिकली डिजाइन करा गया है इसके लिए। कह रहा है सेल्फ इमल्सिफाइंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, गैस्ट्रो रिटेंटिव फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, सॉलिड डिस्पर्जन बेस्ड डीडीएस है, या म्यूको एडहेसिव टैबलेट डीडीएस है। तो ये आपका सेल्फ इमल्सिफाइंग डीडीएस होता है ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ऑप्शन 1 हो जाएगा। कह रहा है सेल्फ इमल्सिफाइंग जो है हमारा ड्रग डिलीवरी सिस्टम स्पेसिफिकली डिजाइन टू एनहेंस ओरल बायो अवेलेबिलिटी ऑफ पुअरली वाटर सोल्यूबल, जो कि हमारी ड्रग होती है पुअरली वाटर सोल्यूबल। द सिस्टम आर आइसोट्रोपिक मिक्सचर्स ऑफ ऑयल सर्फेक्टेंट एंड को सोलवेंट्स दैट स्पॉन्टेनियसली फॉर्म फाइन ऑयल इन वाटर इमल्शंस और माइक्रो इमल्शंस अपॉन कॉन्टैक्ट विद गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फ्लूइड्स इफेक्टिवली बाईपास द डिसोल्यूशन स्टेप एंड इंप्रूव कराते हैं एब्जॉर्प्शन। ओके, कह रहे फॉलोइंग मस्कुलिनिक सबटाइप इज नोन एज कार्डिक मस्कुलिनिक रिसेप्टर। देखो हमारे जो ये तो मस्कुलिनिक की बात हो रही है, जो आपके एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, है ना, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स में हमने पढ़े थे बीटा 1 हार्ट में होता है ना, बीटा 1। लेकिन हमारे जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं उसमें से जो मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स होते हैं वो M2 होते हैं हार्ट में, ध्यान रखना। बीटा के 1 है और मस्कुलिनिक के M2 होते हैं। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा सिंपल सा ऑप्शन 4 हो गया, M2 रिसेप्टर्स हमारे हार्ट में होते हैं, है ना। कार्डियक मस्कुलिनिक रिसेप्टर तुम बोलोगे, है ना, कार्डियक वर्ड हमारा हार्ट के लिए आता है। विच मेथड इन्वॉल्व एडिंग अ वाटर मिसिबल सोलवेंट को ऐड कर रहे हो टू इंक्रीज ड्रग की सोलबिलिटी को बढ़ाने के लिए। वाटर मिसिबल सोलवेंट को जब ऐड करते हैं इसको बोला जाता है को सोलवेंसी। देखो एडिशन ऑफ सर्फेक्टेंट, एडिशन ऑफ को सोलवेंट, बफर या पॉलीमर, तो को सोलवेंट को ऐड कर रहे हो, ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे विच टर्म डिस्क्राइब द टाइम रिक्वायर्ड फॉर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टू लूज हाफ ऑफ इट्स एक्टिविटी। कह रहे क्वार्टर लाइफ है, एक्टिव ड्यूरेशन, डीके पीरियड या हाफ लाइफ। तो क्या होगा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर आ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टू लूज हाफ ऑफ इट्स पोटेंसी, तो ये आपका हाफ लाइफ हो जाएगा। फिर कह रहे हैं फॉलोइंग एग्जाम्पल है ऑस्मोटिक डायूरेटिक का। सिंपल सा डायूरेटिक की क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। अमाइलोराइड पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक में रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है, अमाइलोराइड और ट्राइमेट्रिन। स्पाइरोलैक्टोन पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक में एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है। फ्यूरोसिमाइड इज लूप डायूरेटिक, हाई सीलिंग डायूरेटिक, हाई एफिकेसी डायूरेटिक भी कहते हैं। आंसर इज मैनिटोल विच कम्स अंडर ऑस्मोटिक डायूरेटिक। ओके, आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। हमारी स्टेट फार्मेसी काउंसिल का फंक्शन पूछा है। करे कंट्रोल करेगी ड्रग का प्राइस की पॉलिसी, बिल्कुल नहीं। इशू करेगी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, रेगुलेट करेगी फार्मास्यूटिकल एडवर्टीजमेंट, या मेंटेन करके रखेगी भाई फार्मासिस्ट का रजिस्टर, बिल्कुल सही है। स्टेट रजिस्टर्स जो होते हैं, है ना, सेंट्रल रजिस्टर तो हमारी पीसीआई मेंटेन करती है ना, स्टेट रजिस्टर भी तो होते हैं बच्चों, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री विच एंजाइम इज इसेंशियल फॉर एक्सटेंशन फेज ड्यूरिंग पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बच्चों बात करी गई है ना। तो यहाँ पर हमने 3 फेज देखे थे, है ना, डिनेचुरेशन होता है, एक लास्ट में ये एक्सटेंशन फेज होता है ना, एक अनिलिंग फेज होता है बीच वाला जो होता है, ठीक है। पीसीआर हमने अब इसके ऊपर बात करी थी। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या होता है, डीएनए को बच्चों एम्पलीफाई करा जाता है, मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करते हैं हम एक डीएनए की सीक्वेंस की। ओके,
तो इसमें जो एक्सटेंशन फेज में जो हम यूज़ करते हैं ना एंजाइम, वो होता है डीएनए पॉलीमरेज होता है बच्चों, हेलिकेज, लाइगेज, आरएनए पॉलीमरेज, दिस इज डीएनए टैग, डीएनए पॉलीमरेज होता है बच्चों। ओके, तो ऑप्शन हमारा जो है 4 करेक्ट है। पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये टेक्निक होती है, इसमें हम क्या करते हैं, डीएनए का कोई एक सेगमेंट है ना, सीक्वेंस है, उसकी हम मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करते हैं, मतलब कि एम्पलीफाई करते हो, डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए यूज करते हैं। इसके स्टेप्स में सबसे पहले हाई टेम्परेचर प्रोसेस होती है, जिसमें टेम्परेचर बच्चों कितना है, देखो अबाउट 95 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो ये डीनेचुरेशन होता है, ये किस लिए होता है, डीएनए के दोनों जो स्ट्रैंड होती है उनको सेपरेट करने के लिए, है ना। हाई टेम्परेचर प्रोसेस है डिनेचुरेशन, ताकि दोनों सेपरेट हो जाए, दोनों स्ट्रैंड डीएनए के, है ना। इससे हाइड्रोजन बॉन्ड तो जो होते हैं दो स्ट्रैंड के बीच में वो टूट जाते हैं और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारा बनता है ना। उसके बाद आपका रीनेचुरेशन या अनिलिंग स्टेप होता है, इसमें टेम्परेचर कम होता है अबाउट 55 डिग्री सेल्सियस, है ना। प्राइमर बाइंड देयर कोरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑन टेम्पलेट डीएनए, ये रीनेचुरेशन अनिलिंग हो गया, टेम्परेचर याद रखना पूछ सकते हैं। फिर एक्सटेंशन वाला है सिंथेसिस इलोंगेशन फेज, है ना। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें टेम्परेचर जो है आप जो भी डीएनए पॉलीमरेज यूज कर रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ही थोड़ा सा इसमें देखा जाएगा टेम्परेचर के बारे में, है ना। तो ये जो होता है, इसमें इनिशिएशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस अकर एट 3 हाइड्रोक्सिल एंड ऑफ ईच प्राइमर आर एक्सटेंडेड बाय जॉइनिंग द बेस कॉम्प्लीमेंट डीएनए सेगमेंट, टेम्परेचर हैज टू बी केप्ट ऑप्टिमल एज रिक्वायर्ड बाय द एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज को जितना एंजाइम चाहिएगा इस स्टेप में टेम्परेचर उतना ही होगा, लेकिन फर्स्ट वाले स्टेप से कम होता है, सेकंड वाले स्टेप से ज्यादा होता है। ओके, देखो टैग डीएनए पॉलीमरेज के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर अबाउट 75 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। फिर आपका यही लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये पीसीआर के ऊपर बच्चों क्वेश्चन बने हैं और मैंने इसका वीडियो भी बनाया है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिंकोसमाइड एंटीबायोटिक नहीं है भाई, लिंकोमाइसिन है, पिरलीमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, अरे भैया इरिथ्रोमाइसिन तो हमने पढ़ा है कहाँ, हमारे मैक्रोलाइड्स में आता है, किस में आता है, मैक्रोलाइड्स में। इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, स्पायरामाइसिन, दीज आर मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। ओके, बाकी तीनों लिंकोसमाइड्स में आती है, तो आंसर ऑप्शन 4 हो गया। तो आपसे नोट बना हुआ था क्वेश्चन में, नोट पूछा हुआ था। इन द कंटेक्स्ट ऑफ फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री व्हाई आर गम्स एंड रेजिन्स क्लासिफाइड एज अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, है ना। तुम पढ़ते हो बच्चों, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती है। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो होती है बच्चों, इन्हों आप सेलुलर भी कहते हो। सेलुलर मतलब कि प्लांट का कोई डायरेक्ट पार्ट है, रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, सीड हो गया, मतलब कि प्लांट का कोई डायरेक्ट पार्ट होता है, बार्क हो गया। और एक अनऑर्गेनाइज्ड होती है जिनको आप एसेलुलर भी कहते हो, जैसे कि रेजिन्स हो गए, जूसेस हो गए, एक्सट्रैक्ट हो गए, जो डिराइव प्रोडक्ट होते हैं बच्चों। तो ये कहते क्या कह रहे हैं, गम और रेजिन्स को आप अनऑर्गेनाइज्ड क्यों कह रहे हो, ये तुमसे बन रहा है क्वेश्चन। अभी कह रहे गम और रेजिन्स सिंथेटिक सब्सटेंस जो कि लेबोरेटरी में बनते हैं। गम एंड रेजिन्स प्लांट के लीव्स होते हैं विद सेलुलर स्ट्रक्चर, भाई ऐसा नहीं है। कह रहे गम एंड रेजिन्स प्लांट एक्सुडेट्स होते हैं विदाउट सेलुलर स्ट्रक्चर, बच्चों ए सेलुलर ये होते हैं। बहुत बढ़िया, ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। गम एंड रेजिन्स क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर कलर्स ओनली, तो ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट। समझ आ रहा है आपको। नेक्स्ट देखो, विच एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, देखो बच्चों एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन की बात हो रही है, तो आपको 6 हार्मोन बता रखे, 6 के 6 दिमाग में आने चाहिए कौन कौन से हैं। कह रहे शुड बी सेलेक्टेड फॉर बूस्टिंग टेस्टोस्टेरोन इन मेल पेशेंट्स ड्यूरिंग थेरेपी, कौन सा एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है बताओ। कह रहा है एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन या एसीटीएच एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, चारों ही एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है। बाकी आपका प्रोलैक्टिन बच गया और एक टीएसएच बच गया, ये 6 के 6 आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है। अब एक ग्रोथ हार्मोन तो ग्रोथ के लिए है, लुटिनाइजिंग और एफएसएच और एसीटीएच ये एड्रल ग्लैंड के कोर्टेक्स को स्टिमुलेट कराता है कि भाई वो अपने हार्मोन प्रोड्यूस करें, है ना। तो यहाँ पर जो है तुम्हारा, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ये आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, एलएच। इसको इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं, आईसीएसएच। ओके, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच या आईसीएसएच एक ही बात है। ओके, तो ल्यूटिनाइजिंग एलएच हमारा जो हार्मोन है इसको आईसीएसएच भी कहते हैं। ये डायरेक्टली लाइडिक सेल्स जो है इंटरस्टिशियल सेल्स पे एक्ट करता है
टेस्टिस के टू ट्रिगर द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। बाकी एफएसएच क्या करता है बच्चों, ये क्या करेगा, ये टारगेट करेगा सर्टोली सेल्स इन द सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स ऑफ टेस्टिस टू स्टिमुलेट एंड सपोर्ट स्पर्म का प्रोडक्शन, स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, बाकी ग्रोथ हार्मोन भाई हमारी ग्रोथ कराएगा, प्रमोट ओवरऑल बॉडी ग्रोथ, सेलुलर प्रोलिफरेशन और मेटाबॉलिक प्रोसेस। एसीटीएच मैंने जैसे कि तुमको बताया एडेनल ग्लैंड के कोर्टेक्स से रिलीज कराएगा उसके हार्मोन्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सम एड्रेनल एंड्रोजेंस। ओके, कह रहे विच reaction is commonly used to synthesize thiophenol derivatives in pharmaceutical organic chemistry। कह रहे फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, फीसर इंडोल सिंथेसिस है, सैंडमेयर या ये पालनोर सिंथेसिस होता है बच्चों, ऑप्शन 4 है ना। ये पालनोर सिंथेसिस इन्वॉल्व द रिएक्शन ऑफ 1,4-डाई कार्बोनाइल कंपाउंड जैसे कि गामा डाइकीटोन्स की रिएक्शन कराते हैं सल्फर कंटेनिंग रिएजेंट के साथ में, जैसे कि यूज करते हैं फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड या लोसन रिएजेंट, है ना। तो ये इससे क्या, इस मेथड से हम क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, 5 मेंबर्ड थायोफिन रिंग फाउंड इन मैनी फार्माकोलॉजिकल एजेंट। ओके, विच क्लास ऑफ कंपाउंड इज प्राइमरली सिंथेसाइज्ड थ्रू एसिटेट पाथवे इन हायर प्लांट्स, है ना। एल्कलॉइड, स्टीरॉइड, फैटी एसिड या टर्पीन्स। तो ये फैटी एसिड से सिंथेसाइज्ड होते हैं, ऑप्शन 3 हो जाएगा। प्राइमरी क्लास ऑफ कंपाउंड सिंथेसाइज्ड थ्रू एसिटेट पाथवे, स्पेसिफिकली कौन सा, एसिटेट मेलोनेट पाथवे जो होता है तो इन हायर प्लांट इज फैटी एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है वाई मस्ट इंजेक्शंस इंजेक्टेबल सॉल्यूशंस सिरिंजेस और निडल्स जो होते हैं ना भी स्टरलाइज करना पड़ता है भाई। जो इंजेक्शंस है सिरिंजेस एंड निडल्स है तो ये स्टरलाइज होने चाहिए ना। तो कह रहे हैं बिफोर आईवी एडमिनिस्ट्रेशन से पहले इन्हें स्टरलाइज करने की क्या जरूरत है, क्यों होने चाहिए। कह रहे हैं प्रिवेंट इन्फेक्शन, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, रिड्यूस पेन या इंप्रूव एब्जॉर्प्शन। भाई इन्फेक्शन ना हो ताकि प्रिवेंट हो सके, है ना। तो बिल्कुल सही है ऑप्शन 1। विच फैमिली डज कॉटन बिलोंग टू, कॉटन गोसिपियम हर्बेसियम सोर्स होता है ना। तो कॉटन का फैमिली क्या होता है, मालवेसी होता है बच्चों। मेरे बच्चे कंफ्यूज होते थे मालवेसी और मिलिएसी में, मिलिएसी और मालवेसी में। तो मैंने तुमको बताया था नीम जो है एज अ डायरेक्टा इंडिका, इसमें एन के बाद ई आया तो इसकी फैमिली एम के बाद ई से मिलिएसी है, बाकी कॉटन की मालवेसी है ना। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है हमारा। अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स व्हाट इज द एप्रोप्रिएट एक्शन फॉर ए फार्मासिस्ट व्हेन ए प्रिस्क्रिप्शन कंटेन्स एन अनक्लियर या एम्बिगुअस डोजेज होता है। तो बताइए एप्रोप्रिएट एक्शन फार्मासिस्ट के लिए क्या है। कह रहे कॉन्टैक्ट फिजिशियन को कॉन्टैक्ट करेगा टू क्लैरिफाई डोजेस बिफोर डिस्पेंसिंग, बिल्कुल सही है। फिर कह रहे रिफ्यूज टू डिस्पेंस मेडिकेशंस विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन, ऐसा नहीं होता। डिस्पेंस कर देगा मेडिकेशंस को विद गैस्ड डोज, मतलब कोई भी डोज गैस करके, भाई ऐसा भी नहीं होता। इग्नोर एंड अनक्लियर डोजेस एंड गिव अ स्टैंडर्ड डोज, भाई ऐसा नहीं होता। हमेशा क्या होगा, कॉन्टैक्ट करेंगे भाई फिजिशियन से टू क्लैरिफाई द डोजेस बिफोर डिस्पेंसिंग। ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में पूछा गया बच्चों। विच एग्जाम्पल अमंग द फॉलोइंग बेस्ट सपोर्ट्स द रोल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इन ह्यूमन बीइंग। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बताना है। रैपिड इंटेंसिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, बिल्कुल करेक्ट है। पॉजिटिव फीडबैक का एग्जाम्पल दे रखा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। स्टेबिलाईजेशन ऑफ ब्लड प्रेशर आफ्टर स्टैंडिंग अप, दिस इज नेगेटिव फीडबैक। डिक्रीज इन हार्ट रेट आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव फीडबैक। रिडक्शन ऑफ ब्लड शुगर आफ्टर मील, ये भी नेगेटिव फीडबैक में आ जाएगा। ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो गया पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में, है ना। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में कह रहे हैं कि इसमें एनहेंस होता है या एम्पलीफाई होता है ओरिजिनल स्टिमुलस रादर देन रिवर्सिंग इट। ओके, ओरिजिनल स्टिमुलस बढ़ता है बच्चों, जैसे कि चाइल्ड बर्थ का जो मैकेनिज्म है। लेबर के दौरान क्या होता है, बेबीज का हेड पुश अगेंस्ट द सर्विक्स कोजिंग स्ट्रेच रिसेप्टर्स टू सेंड सिग्नल्स टू ब्रेन टू रिलीज ऑक्सीटोसिन, रिलीज होगा। अब ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, ट्रिगर करेगा स्ट्रोंगर, मतलब कि देखो कॉन्ट्रैक्शन को और भी स्ट्रोंग बना रहा है, मतलब कि जो इफेक्ट था ना वो बढ़ेगा, एम्पलीफाई होगा। ओरिजिनल स्टिमुलस जो है वो एनहेंस होगा इसमें, है ना। तो कह रहे कि स्ट्रोंग कॉन्ट्रैक्शंस विच पुश द बेबी हार्डर अगेंस्ट सर्विक्स रिलीज करेगा मोर ऑक्सीटोसिन। ओके, what is the main advantage of using complexometric titration over precipitation titration in pharmaceutical analysis, बताइए मेन एडवांटेज क्या है
कॉम्प्लेक्सोमीट्रिक टाइट्रेशन को यूज करने के ओवर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। कैन इट डज नॉट रिक्वायर यूज ऑफ इंडिकेटर, कैन डिटरमाइन मल्टीपल मेटल लाइंस साइमल्टेनियसली विद हाई सेलेक्टिविटी। बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन 1 नहीं 2 हो जाएगा। रिक्वायर मोर सैंपल क्वांटिटी देन अदर मेथड या मोर टाइम कंज्यूमिंग देन प्रेसिपिटेशन, तो ऑप्शन 2 सिंपल सा हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, ए 45-year-old मेल विद एलिवेटेड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, इस उसे क्या प्रिस्क्राइब करा, स्टैटिन्स प्रिस्क्राइब करी है ना। चलो भाई, प्राइमरी मैकेनिज्म बाय विच स्टैटिन लोअर एलडीएल लेवल। देखो तुमसे पूछा तो सिंपल सा क्या है कि भाई तुम्हारे स्टैटिन्स क्या काम करता है, क्वेश्चन थोड़ा सा बना देते हैं, बच्चा डर जाए, है ना। सिंपल स्टैटिन्स कैसे काम करता है मेरे बच्चों को पता है, उन्होंने क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ है। HMG कोई रिडक्टेज इनिबिटर होता है हमारा स्टैटिन्स, इसलिए कहते हैं क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन निकल के आते हैं जब अगर आपको क्लासिफिकेशन याद है तो, है ना। देखो, एनहांसिंग द बाइल एसिड का रीअब्जॉर्प्शन द इंटेस्टाइन, स्टिमुलेट VLDL प्रोडक्शन द लीवर, या फिर इंटेस्टिनल कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज नहीं होगा। ये क्या करता है, HMG को रिडक्टेज एंजाइम को इनिबिट कराएगा, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस लीवर में रिड्यूस हो जाती है बच्चों। क्यों? क्योंकि HMG को रिडक्टेज जो है ना, ये रेट लिमिटिंग स्टेप जो है कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस का, उसी को कैटलाइज करा रहा था। अब हमने इसे इनिबिट करा दिया, रेट लिमिटिंग स्टेप ही कैटलाइज नहीं होगा तो आपकी रिएक्शन भी नहीं होगी बच्चों, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस नहीं होगी, है ना। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, एज पर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 का है, ध्यान रखना, है ना। व्हाट इज द पेनाल्टी इम्पोज्ड ऑन कंट्रावेंशन ऑफ एनी ऑर्डर मेड बाय कमिटी अंडर सेक्शन 19? तो फाइन दैट में एक्सटेंड टू कितने रुपीज़ है भाई, 200, 100, 100, मतलब कि 400 या 300 बताओ। कह रहा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्वालिटी टू एनिमल एक्ट 1960, इफ एनी पर्सन contravenes any order made by committee under section 19 which pertains to power to prohibit experiment on animal, या commits a breach of any conditions imposed by committee, they shall be punishable with a fine that may extend to ₹200। ओके, तो मैंने टिक कर दिया, ऑप्शन 1 पे है ना, 200 रुपीज़ का फाइन। ऑप्शन जो है 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट सेलर प्रोसेस डिस्क्राइब प्रोग्राम्ड सेल डेथ, दैट इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड टिश्यू मेंटेनेंस। प्रोग्राम्ड तरीके से सेल का डेथ हो रहा है, दिस इज नोन एज अपोप्टोसिस, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। एट्रोफी क्या होता है, नेक्रोसिस क्या होता है, और हाइपरट्रोफी क्या होता है। एट्रोफी का मतलब होता है हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस ऑफ, एपोप्टोसिस है तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ या फिर सेल सुसाइड भी से बोलते हैं। एट्रोफी का मतलब होता है डिक्रीज इन साइज ऑफ सेल्स या टिश्यू। नेक्रोसिस का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड सेल डेथ रिजल्टिंग फ्रॉम इंजरी या डैमेज की वजह से, विच टिपिकली कॉज इन्फ्लामेशन। हाइपरट्रोफी का मतलब होता है इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल विच लीड्स टू इंक्रीज टिश्यू साइज। कह रहे विच फिजिकल साइन माइट इंडिकेट अ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी हैज़ अकर्ड, बताओ किससे पता लगेगा तुम्हें केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी हुई है। फ्रीजिंग से, प्रेसिपिटेशन से, इवापोरेशन से, या कंडेंसेशन से। किससे पता लगेगा भाई केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी हुई है, तो प्रेसिपिटेशन से पता लगेगा हमको। कह रहा जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को मिक्स करेंगे केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे कि एसिड बेस इंटरेक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया, फिर ड्रग डाइल्यूएंट इनकम्पैटिबिलिटी। ए सॉलिड पीपीटी बनता है बच्चों, चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, तो इससे आपको पता लग जाएगा केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी है। कह रहे व्हाट टर्म इज यूज इंटरचेंजेबली विद स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट के जैसी कौन सी है, तो भाई सोल्यूबिलिटी कांस्टेंट है, ऑक्सीडेशन है, बॉइलिंग है, या फिर फॉर्मेशन। तो भाई कह रहे फॉर्मेशन कांस्टेंट होता है। ओके, ऑप्शन 4 हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 मेन आयुर्वेदिक टेक्स्ट। चरका सुश्रुता होता है, भव नहीं होगा, बाकी जो है अष्टांग भी हो जाएगा। ओके, अष्टांग हृदयम। ओके, नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल इन द गैसियस स्टेज। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती बच्चों, लंडन डिस्पर्जन फोर्स होते हैं, बाकी कोवलेंट आयोनिक भी नहीं होते। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ये लंडन डिस्पर्जन फोर्स को डिस्पर्जन फोर्स है लंडन फोर्स कहते हैं, ओनली इंटरमोलिकुलर फोर्स जो कि प्रेजेंट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। दीज फोर्स अराइज फ्रॉम टेम्परेरी इंस्टेंटेनियस फ्लक्चुएशंस इन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन विच क्रिएट टेम्परेरी डायपोल दैट इंड्यूस सिमिलर डायपोल इन neighboring molecule. In the gaseous state, these are primary force acting between non-polar molecule, though they are very weak होते हैं। Okay? क्या डेल्टा ओपियोड रिसेप्टर मेनली एसोसिएटेड विद विच फिजियोलॉजिकल फंक्शन। ओपियोड के रिसेप्टर म्यू कप्पा डेल्टा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख लो रिसेंटली कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना।
तो डेल्टा रिसेप्टर कह रहे हैं लिंक टू नोजिया एंड वॉमिटिंग कंट्रोल, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, सेडेशन, कफ सप्रेशन, फीवर। ये होगा मूड मॉड्यूलेशन एनाल्जेसिया, है ना। तो ऑप्शन तुम्हारा 4 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे म्यू रिसेप्टर में म्यू 1 जो होता है, ओपियोइड के सारे म्यू कप्पा डेल्टा 3 पढ़ते हो, तो म्यू 1 जो रिस्पॉन्सिव एनाल्जेसिया और डिपेंडेंस के लिए, म्यू 2 किसके लिए जरूरी है, यूफोरिया, डिपेंडेंस, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, म्यूसिस, डिक्रीज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मोटिलिटी, कॉन्स्टिपेशन। म्यू 3 वासोडाइलेशन कराता है। कप्पा जो होते हैं ये एनाल्जेसिया, डायरोसिस और डिस्फोरिया, और डेल्टा वाले जो है प्ले अ रोल इन एनाल्जेसिया एंड रिडक्शन गैस्ट्रिक मोटिलिटी। ओके, कह रहे प्राइमरी पर्पस ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल एसे इन फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल विटामिन B2 एंड B12। तो प्राइमरी पर्पस क्या होता है तुम्हारे माइक्रोबायोलॉजिकल एसे का, कह रहे मेजर देयर टेस्ट, टेस्ट को मेजर करोगे, टेस्ट सोल्यूबिलिटी चेक कर लेना, टू डिटरमाइन द पोटेंसी, पोटेंसी को बच्चों हम डिटरमाइन करते हैं। बिल्कुल सही है ऑप्शन 4। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ लैमिनार एयर फ्लो हुड ड्यूरिंग एसेप्टिक कंपाउंडिंग। तो लैमिनार एयर फ्लो हुड वाले भी क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। मेन पर्पस क्या होता है, देखो यहाँ पर हैपा फिल्टर्स यूज होते हैं, है ना। तो मेन पर्पस लैमिनार एयर फ्लो हुड का होता है ड्यूरिंग एसेप्टिक कंपाउंडिंग, चेंज एयर का टेम्परेचर नहीं होगा, रिड्यूस नॉइज नहीं होगा, इंक्रीज ह्यूमिडिटी इन द वर्किंग एरिया नहीं, टू प्रिवेंट रूम एयर फ्रॉम एंटरिंग द वर्किंग एरिया, ताकि एसेप्टिक एनवायरनमेंट मेंटेन रहे, है ना। एसेप्टिक प्रोडक्शन के लिए इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर हैपा फिल्टर्स लगे होते हैं, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, टू प्रिवेंट रूम एयर फ्रॉम एंटरिंग द वर्किंग एरिया। कह रहे ये हुड जो है लैमिनार एयर फ्लो हुड क्रिएट करता है कॉन्स्टेंट यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ हैपा फिल्टर्ड एयर, इधर हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल एट ए पॉजिटिव प्रेशर। ये मेंटेन करता है एसेप्टिक एनवायरनमेंट फॉर प्रोडक्शन प्रोडक्ट बीइंग कंपाउंडेड। ओके, कह रहे विच टेस्ट एंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ कंटेनर क्लोजर्स फॉर स्टीराइल पेरेंटल प्रोडक्ट, है ना। देखो वेट टेस्ट, कलर टेस्ट, शेप टेस्ट नहीं, ये तुम्हारा लीक टेस्ट होता है, और मेनली जो है हमारा एम्पाउल्स के लिए होता है, जिसमें कि 1% मिथिलीन ब्लू यूज होते हैं लीक टेस्ट में। ओके, कह रहे हैं विच टाइप ऑफ हीलिंग इज कैरेक्टराइज बाय मिनिमल टिश्यू डिस्ट्रक्शन होता है एंड क्लोज अपोजिशन ऑफ वाउंड एज, है ना। तो ये प्राइमरी हीलिंग में होता है, मिनिमम टिश्यू डिस्ट्रक्शन जो होता है प्राइमरी हीलिंग में। प्राइमरी हीलिंग को हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन कहते हो, अगर मैंने वाउंड क्लीन होता है एंड मिनिमल टिश्यू डिस्ट्रक्शन होता है एज ब्रोट इनटू क्लोज अपोजिशन। कह पेशेंट इज एडवाइज टू अवॉइड सर्टेन फूड्स वाइल ऑन एन एंटीप्लेटलेट ड्रग पे हो, तुम पेशेंट है तो सर्टेन फूड्स उसे अवॉइड करने हैं दैट जो ब्लॉक कराते हैं P2Y12 रिसेप्टर को ब्लॉक कराते हैं। एंटीप्लेटलेट ड्रग जो ब्लॉक करा रही है P2Y12 रिसेप्टर को, विच ड्रग इज दिस रेफरिंग टू, है ना। तुमसे सिंपल पूछा है, बताओ कौन सी एंटीप्लेटलेट ड्रग P2Y12 रिसेप्टर को ब्लॉक करा रही है। अब मेरे बच्चों ने एंटीप्लेटलेट का क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ है, तो इन्होंने पढ़ा है P2Y12 ब्लॉकर में कौन कौन सी ड्रग आती है, क्लोपिडोग्रिल, टिकाग्रिलोर, प्रासुग्रिल, टिक्लोपिडिन, ये 4 ड्रग हमने पढ़ी हुई है। हमें दे रखी है कौन सी, क्लोपिडोग्रिल, जो कि हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट है। वॉरफेरिन ओरल एंटीकोएगुलेंट में आता है, कोमेरिन डेरिवेटिव होता है, 4 हाइड्रोक्सी कोमेरिन डेरिवेटिव होता है। बिसोप्रोलोल लोल वाले बीटा के ब्लॉकर होते हैं। हाइड्रोक्लोरथाइजाइड थाइजाइड डाययूरेटिक्स में आता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा बन गया ऑप्शन 1। कह रहे विच मेथड ऑफ ऑइंटमेंट प्रेपरेशन इज बेस्ट सूटेड व्हेन द बेस कंटेन वैक्सी या सॉलिड कंपोनेंट। अगर है बेस में, कौन सा ऑइंटमेंट प्रेपरेशन का मेथड यूज करोगे, फ्यूजन है, लेविगेशन, इनकॉर्पोरेशन और ट्राइचरेशन ना। तो भाई हम यूज करेंगे क्या, फ्यूजन मेथड को। अगर जो बेस है ना हमारा, है ना, तो सॉलिड है या वैक्सी कंपोनेंट है उसमें, तो हम फ्यूजन मेथड को हम लोग यूज़ करते हैं। कह रहे बेस्ट मेथड ऑफ ऑइंटमेंट प्रिपरेशन, जब बेस में वैक्सी सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि बीज वैक्स, पैराफिन, स्टीराइल अल्कोहल, स्टेरिक एसिड, तो हम फ्यूजन मेथड को यूज़ करेंगे। ओके, फिर कह रहे विच सपोजिटरी प्रिपरेशन से मेथड अवॉइड हीट, एंटायरली हीट अवॉइड होती है एंड फोर्स्ड इनटू मोल्ड्स यूजिंग स्पेसिफिक मशीन्स मेकिंग इट हाईली सुटेबल फॉर थर्मोलेबाइल। ड्रग्स के लिए भी सुटेबल है बच्चों, ये यहाँ पर कोई मतलब हीट यूज़ नहीं हो रही, अवॉइड कर रहा है हीट को एंटायरली, तो थर्मोलेबल सब्सटेंस के लिए तो यूज़ करेंगे ही नहीं, और करेंगे है ना, और फोर्स इनटू मोल्ड ड्यूरिंग यूजिंग स्पेशलाइज मशीन। तो फ्यूजन नहीं है बच्चों, कंप्रेशन, डिस्प्लेसमेंट या हैंड मोल्डिंग, तो ये हमारा कंप्रेशन मेथड होता है। ऑप्शन तुम्हारा बी करेक्ट हो जाएगा। कंप्रेशन मेथड को कोल्ड कंप्रेशन भी कहते हैं। यूज़ करते हैं एक मशीन टू फोर्स ए मिक्सचर ऑफ ग्रेटेड सपोजिटरी बेस एंड मेडिकेशन टू मोल्ड एंड
अवॉइड करते हैं हीट को एंटायरली, क्योंकि इसमें हीट यूज़ नहीं हो रही, तो इसको थर्मोलेबल सब्सटेंस के लिए आप यूज़ कर सकते हो या फिर इंसोल्युबल ड्रग्स के लिए। ओके, फ्यूरोसिमाइड बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी डायरेटिक। तो डायरेटिक की क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन आ रहा है बच्चों। फ्यूरोसिमाइड जैसे कि मैंने तुमको बताया हाई सीलिंग डायरेटिक, लूप डायरेटिक, हाई एफिकेसी डायरेटिक में हमारा आता है फ्यूरोसिमाइड। तो लूप डायरेटिक तुमको ऑप्शन बी में दिया है। बाकी मैनिटोल आपने देखा था ऑस्मोटिक डायरेटिक में, थायजाइड्स डायरेटिक में थायजाइड्स आते हैं, हाइड्रोक्लोरथायजाइड ये सब आ गए। पोटाशियम स्पैरिंग में एक तो एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट होते हैं, दूसरे रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। इसमें आपका जो है कौन सी ड्रग आती है, अमाइलोडाइड ट्राइमेट्रिन आती है, यहाँ स्पाइरोलैक्टोन आता है ना, एक एप्लिरिनोन भी आता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है लूप डायरेटिक हो गया। कह रहे फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ अडल्ट्रेशन इन क्रूड ड्रग। अडल्ट्रेशन का मीनिंग बताओ। कह रहे पाउडरिंग करना ड्रग का, एक्सट्रैक्टिंग करना एक्टिव कॉन्स्टेंट का, मिक्स करना इन्फीरियर सब्सटेंस, या फिर ड्राइंग करना ड्रग का। तो अडल्ट्रेशन का मतलब है भाई क्या कर दिए, इन्फीरियर सब्सटेंस मिक्स कर दिए तुमने, निम्न गुणवत्ता वाले पदार्थों का मिश्रण हो गया भाई, ऑप्शन सी। ओके, ब्रेकडाउन ऑफ एस्पिरिन इनटू सैलिसिलिक एसिड एंड एसिटिक एसिड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इज एन एग्जांपल ऑफ विच स्पेसिफिक टाइप ऑफ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, है ना। डबल डिकम्पोजिशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस। तो बच्चों ये हाइड्रोलिसिस हो रहा है, एस्पिरिन का हाइड्रोलिसिस होके सैलिसिलिक एसिड बनता है और एसिटिक एसिड बन जाता है। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। फिर रेडमैन सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है, हिस्टामिन रिलीज कोजिंग फ्लशिंग एंड हाइपोटेंशन। ये रेडमैन सिंड्रोम कह रहा है करेक्टरिस्टिक एडवर्स इफेक्ट ऑफ रैपिड आईवी इन्फ्यूजन ऑफ विच एंटीबायोटिक। तो हमारी कौन सी कराती है, वैनकोमाइसिन रेडमैन सिंड्रोम कराती है। सेल वॉल पैक्ट करने वाली ड्रग में आपने वैनकोमाइसिन को पढ़ा है। रेडमैन सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। ओके, बाकी सिप्रोफ्लोक्सासिन आपके फ्लोरोक्विनोलोन्स में जो कि डीएनए गायरस को इनहिबिट कराते हैं। अमोक्सिसिलिन आपकी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में, अमीनोपेनिसिलिन्स में आता है, डॉक्सीसाइक्लिन आपके टेट्रासाइक्लिन्स में आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 ऑप्शन ए करेक्ट है। ड्यूरिंग द इवेल्युएशन ऑफ सेमी सॉलिड ओएस फॉर्म व्हाट स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट इज टिपिकली यूज टू मेजर थिकनेस एंड फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ प्रेपरेशन। बताओ, कह रहा है ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर, पेनिट्रोमीटर, डिफ्यूजन सेल या डिजिटल पीएच मीटर। तो इसके लिए हम विस्कोमीटर यूज करेंगे, ऑप्शन ए ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर। इन द ऑफिशियल फार्माकोपियल एसे बोरिक एसिड के ऐसे में बोरिक एसिड बहुत ही वीक एसिड होता है ना। तो कह रहे विच इंडिकेटर एम्प्लॉय टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट आफ्टर द एडिशन ऑफ ग्लिसरीन या मेनिटोल। इंडिकेटर बताओ भाई, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस, फिनोफ्थलीन या ईओसिन। तो हमारा फिनोफ्थलीन यूज करा जाता है बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्लास ऑफ एंटीबॉडी इज मोस्ट अबंडेंट इन द ब्लड एंड इज द ओनली वन कैपेबल ऑफ क्रॉसिंग द प्लेसेंटा। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, IgG AMED, ये 5 होती है ना, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। तो IgG वाली होती है, प्लेसेंटा को क्रॉस करती है ना। सीरम में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन में IgG ही प्रेजेंट होती है, प्लेसेंटा को भी यही क्रॉस करती है। तो ये यही पूछा हुआ, क्रॉस करेगी प्लेसेंटा को IgG करेगी। IgE एलर्जी में इन्वॉल्व होती है, IgE है ना, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती है। IgA सिक्रेशंस में प्रेजेंट है, टीयर्स में है ना, जैसे कोलोस्ट्रम में, ठीक है। IgM जिसका मोलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा होता है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए IgM रिस्पॉन्सिबल है, पेंटामर की फॉर्म में होती है। लिक्विफैक्शन ऑफ ए मिक्स्ड पाउडर कंटेनिंग कैम्फर एंड मेंथोल इज एन एग्जांपल ऑफ विच इनकम्पैटिबिलिटी। लिक्विफैक्शन की बात हो रही है बच्चों, है ना। हमने फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के एग्जांपल्स पढ़े थे, IIPSA, इमिसिबिलिटी, इंसॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन और लिक्विफैक्शन। तो लिक्विफैक्शन किस में आएगा, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में। थेरेपेटिक, केमिकल या बायोलॉजिकल नहीं होगा, दिस इज फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। करें इन कैलामाइन लोशन व्हाट इज द रोल ऑफ बेंटोनाइट। बेंटोनाइट जो होता है बच्चों, यह सस्पेंडिंग एजेंट होता है। ओके, ऑप्शन ए सिंपल सा करेक्ट है। फार्माकोग्नोसिस स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्रूड ड्रग की स्टडी करते हैं जो कि नेचुरल ओरिजिन वाली क्रूड ड्रग है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नहीं करते, सिंथेटिक केमिकल ड्रग या रेडियो फार्मास्यूटिकल्स नहीं होगा, क्रूड ड्रग्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन। सिंपल सा ऑप्शन बी करेक्ट है। फॉलोइंग इज ए कॉमन मेथड डिटेक्ट अडल्ट्रेशन इन पाउडर ड्रग में। अडल्ट्रेशन डिटेक्ट में कॉमन मेथड बताओ। डिजोल्व करोगे पेट्रोल में, हीट करोगे बहुत 300 डिग्री सेल्सियस, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, स्मेलिंग ओनली। तो क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्या डाईमिथाइल सल्फोक्साइड DMSO इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू टॉपिकल सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशंस प्राइमरली टू फंक्शन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। DMSO को क्या यूज है, देखो प्रिजर्वेटिव, ह्यूमेक्टेंट या जेलिंग एजेंट नहीं होता, ये पेनिट्रेशन एनहेंसर होता है बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट है। फॉलोइंग विटामिन
दो इट्स थ्रो इट्स एक्टिव फॉर्म इंड्यूस कराता है सिंथेसिस ऑफ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन इन द इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स टू प्रोमोट कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन। विटामिन ए, डी, के या सी, तो ये होता है कौन सा, विटामिन डी, है ना, पढ़ा ना, विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है ना। तो क्या करता है बच्चों, इसकी जो एक्टिव फॉर्म है कैल्सीट्रायोल 125 डाइहाइड्रोक्सीकोले कैल्सीफेरोल जो होता है वो इंड्यूस कराता है सिंथेसिस ऑफ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन इन द इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स, जिससे कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन प्रमोट होता है ना। विटामिन डी स्पेशली इसकी एक्टिव फॉर्म ये लिखा हुआ है कैल्सीट्रायोल इंड्यूस सिंथेसिस ऑफ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, जिसे क्या बोलते हैं, कार्बाइडिन डी इन द इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स टू प्रमोट कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन। ओके, फॉलोइंग टेम्परेचर इज रीच्ड एट 15 lbs मतलब पाउंड पर स्क्वायर इंच प्रेशर ड्यूरिंग ऑटोक्लेविंग फॉर रूटीन स्टरलाइजेशन ऑफ लिनेन एंड इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। तो बताओ टेम्परेचर बताना है तुमने, प्रेशर दिया हो 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच, बताओ 36 डिग्री सेल्सियस था क्या? बिल्कुल नहीं था। 1000 था? बिल्कुल 98 भी नहीं था भाई। हमने पढ़े थे 121 से 126 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से पढ़े थे। तो देखो यहाँ पर तो ऑप्शन बी डी ही निकल के आए 122 डिग्री सेल्सियस। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट है। देखो ये तुम्हारे एक तरफ होल्डिंग टेम्परेचर, एक तरफ मिनिमम होल्डिंग टाइम इन मिनट्स पढ़ते हो। तो यहाँ पर देखो 121 से 124 डिग्री सेल्सियस के लिए जो टाइम है वो 15 मिनट है, और यहाँ पर जो प्रेशर होता है 121 से 124 के लिए तो आपका 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच। तो ये पूछा था 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच के लिए टेम्परेचर पूछा हुआ था, तो 121 से लेके 124 के बीच में आपका 122 डिग्री सेल्सियस, इसलिए राइट आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अब आप देख लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट है सीरीज। देखो क्वेश्चन घुमा फिरा के आपके रिपीट होते हैं, जैसे कि ये हमने एमपी का पेपर जो अभी रिसेंटली हुआ था, अब इसमें आप देख लेना कितने क्वेश्चंस थे जो हमने पहले करे हुए थे, है ना। और जो एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम क्वेश्चंस की, वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये सीरीज़ आप लोगों के लिए। ओके, क्विक रिविजन के लिए पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है इसका अलग से पीडीएफ कोर्स है फार्मा एमसीक्यू ऐप पर, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। बाकी वो पीडीएफ जो होती है बच्चों ऐप में ही डाउनलोड होती है और नॉन प्रिंटेबल होती है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।